ये लेक्चर नंबर 10 है। ल्यूसेंट जीके हिस्ट्री की सीरीज चल रही है अभी। तो हम अरब राइटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो अरब राइटर में हम ने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक अल बरूनी के बारे में किया था, और हमने पढ़ा था कि जो अल बरूनी है उसको बहुत सारी नॉलेज थी, और अल बरूनी जो मोहम्मद ऑफ गजनवी थे उनके साथ इंडिया में आए थे। और अब मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ जब वो इंडिया में आए तो वो यहाँ पे पंजाब में रहे। नाउ जब मोहम्मद ऑफ गजनी जब वापस चले गए, अब उसके आगे की कहानी देख लेते हैं, ठीक है। अब जब गजनी वापस चले गए तब उन्होंने और अल बरूनी ने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था, अच्छा वो जो बुक बता रहा हूँ मैं, जो अल बरूनी ने गजनी साहब के जाने के बाद लिखी, सॉरी, गजनी तो एक प्लेस है। जब अल बरूनी इंडिया से वापस गजनी गए तो गजनी जाने के बाद अल बरूनी ने एक अरबिक लैंग्वेज में बुक लिखी जिसका नाम था तहकीक ए हिंद, TEHQIQ, तहकीक ए हिंद। मतलब तहकीकात होता ना, ऐसे तहकीक ए हिंद यानी इंक्वायरी इनटू इंडिया और रियलिटी ऑफ इंडिया। इस बुक को तारीख हिंद भी बोला जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या इस बुक को हम किताब उल हिंद भी बोलते हैं, बुक ऑफ इंडिया। तो जो जब गजनी में वापस लौट गए अलबरूनी तो उन्होंने एक बुक लिखी है अरबिक लैंग्वेज में जिसको तहकीक ए हिंद बोलते हैं, या तारीख हिंद बोलते हैं, या फिर किताब उल हिंद बोलते हैं, ठीक है। अलबरूनी को, अब अलबरूनी ने बहुत ज़्यादा वास्ट में इंडिया के बारे में बताया था, तो इसलिए अलबरूनी को फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने वास्ट में सबसे पहले इंडिया के बारे में इतना ज़्यादा लिखा था। तो फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं अलबरूनी को। अलबरूनी को रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी बोलते हैं, यानी इंडिया के बारे में इतना डिटेल में बताने वाले लोग अलबरूनी हैं। तो अलबरूनी को फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट मानते हैं या रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी मानते हैं। लेकिन एक नोट है, ये याद रखना, जो मेगास्थनीज है ही इज़ बिलीव्ड एज द बिगनर ऑफ इंडोलॉजी, यानी इंडिया के बारे में सबसे पहले जो लिखा था वो मेगास्थनीज ने लिखा था। लेकिन मेगास्थनीज ने इतना डिटेल में इंडिया के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन जो बिगनिंग की थी इंडिया के बारे में लिखने की, वो मेगास्थनीज ने की थी। इसलिए अगर आ जाए कि बिगनर ऑफ इंडोलॉजी कौन है तो मेगास्थनीज है, लेकिन रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी या फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट जिन्होंने डिटेल में लिखा है वो है अलबरूनी। फिर अलबरूनी की इस बुक को कौन सी, किताब उल हिंद या फिर तारीख हिंद या तहकीक हिंद जो भी है, इस बुक को बाद में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एडवर्ड सी सचाऊ। एडवर्ड EDWARD, एडवर्ड सी सचाऊ, SACHAU, सचाऊ, ठीक है। तो देखो अलबरूनी जब गजनी गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने अरबिक लैंग्वेज में बुक लिखी, तहकीक हिंद या तारीख हिंद या किताब उल हिंद। उसमें उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत डिटेल में बताया, इसलिए उनको बोला जाता है फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट या रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी। लेकिन इंडिया जो मेगास्थनीज है ही वाज बिलीव्ड एज द बिगनर ऑफ इंडोलॉजी, एंड इंडिया के बारे में लिखना शुरू किया था मेगास्थनीज ने, इसलिए मेगास्थनीज इज द बिगनर ऑफ इंडोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद और अलबरूनी की ये बुक तारीख हिंद को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया एडवर्ड सी सचाऊ के द्वारा। नाउ इबन बतूता जो है वो उनका जन्म हुआ था अफ्रीका में, मोरक्को में। तो इबन बतूता का जन्म हुआ था अफ्रीका में, मोरक्को में, और मोरक्को में भी टेंजियर्स एक जगह है वहाँ पे, तो TANGIERS, टेंजियर्स। तो अब इबन बतूता का जन्म अफ्रीका में, मोरक्को में, टेंजियर्स में हुआ था। तो बस ये याद रख लो, अफ्रीका में हुआ था या मोरक्को में हुआ था। मोरक्को अफ्रीका के अंदर आता है, तो इबन बतूता जन्म मोरक्को में यानी अफ्रीका में हुआ था। या और स्पेसिफिक होना है तो टेंजियर, ये जगह भी याद रख लो। तो इबन बतूता का जन्म टेंजियर में, मोरक्को में, अफ्रीका में हुआ था। इबन बतूता का बहुत बड़ा नाम है, एक बार देख लो क्या नाम है उसका, इबन बतूता का पूरा नाम। इबन बतूता का नाम है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इबन अब्दुल्ला लवाल उत तंगी इबन बतूता। देख लो क्या नाम है इबन बतूता का। इबन बतूता का पूरा नाम है
अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद इबन अब्दुल्ला लवाल उत तंगी इबन बतूता। ठीक है, अब्बू अब्दुल्ला मोहम्मद इबन अब्दुल्ला लवाल उत तंगी इबन बतूता। ठीक है, ये नाम है पूरा इबन बतूता का। अफ्रीका में मोरक्को में जन्म हुआ था। जब इब्न बतूता इंडिया में आए तो किसका राज चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का राज चल रहा था। तो जब इब्न बतूता इंडिया में आए तो मोहम्मद बिन तुगलक का राज चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के। तो मोहम्मद बिन तुगलक का राज चल रहा था, सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जब इब्न बतूता आए। तो इब्न बतूता किसके पीरियड में इंडिया में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना गया था। काजी मतलब जो फैसले वगैरह सुनाता था, लोगों के डिस्प्यूट सुनता था, यानी जज, एक तरह से जज बना दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया। फिर इब्न बतूता को दिल्ली सल्तनत का एम्बेसडर बना के चाइना भी भेजा गया, बट वो चाइना पहुंच नहीं पाए क्योंकि रास्ते में शिप डूब गया था। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की लाइफ के बारे में लिखा है और उन्होंने बताया कि क्यों दिल्ली से कैपिटल देवगिरी यानी दौलताबाद शिफ्ट की गई थी, क्यों, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी में अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद वो गयासुद्दीन मोहम्मद की कोर्ट में कुछ दिन उन्होंने बताया। तो बाद में इब्न बतूता ने गयासुद्दीन मोहम्मद की कोर्ट में कुछ दिन बिताए। गयासुद्दीन मोहम्मद का पूरा नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद दमघान शाह। ये मदुराई के सुल्तान थे। तो गयासुद्दीन मोहम्मद सुल्तान ऑफ मदुराई थे। वहाँ पे इब्न बतूता ने कुछ दिन उनकी कोर्ट में स्टे किया। उसके बाद वो वापस अपनी नेटिव प्लेस टैंजियर इन मोरक्को इन अफ्रीका पहुंच गए और फिर उन्होंने वहाँ पे जाके एक अरबिक लैंग्वेज में बुक लिखी, रिहाला। रिहाला का मतलब होता है ट्रैवल। तो देख लो एक बार इब्न बतूता का नाम मोरक्को में अफ्रीका में टैंजियर में जन्म हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में इंडिया में आए। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने इब्न बतूता को काजी अपॉइंट कर दिया। उसके बाद उनको चाइना भेजा गया, बट चाइना वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि शिप डूब गया था, लेकिन वो बच गए थे। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है। उन्होंने सर्कमस्टांसिस रीज़न लिखा है कि क्यों दिल्ली से कैपिटल देवगिरी शिफ्ट कर दी गई थी। क्या रीज़न रहे थे कि कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद में शिफ्ट करना पड़ा था। फिर उसके बाद वो गयासुद्दीन मोहम्मद की कोर्ट में कुछ दिन स्टे किया उन्होंने। गयासुद्दीन मोहम्मद सुल्तान ऑफ मदुराई थे। फिर वो अपनी नेटिव प्लेस टैंजियर मोरक्को में चले गए। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने एक अरबी लैंग्वेज बुक लिखी, रिहाला। रिहाला मतलब होता है ट्रैवल। फिर है सिहाब अल दिनुमरी। सिहाब अल दिनुमरी, सिहाब अल दिनुमरी। तो जो सिहाब अल दिनुमरी है, ये भी एक अरब राइटर हैं। सिहाब अल दिनुमरी, सिहाब अल दिनुमरी, दिनुमरी है ना, ऐसे दिनुमरी से दिनुमरी याद रखना। सिहाब अल दिनुमरी, सिहाब अल दिनुमरी, सिहाब अल दिनुमरी। ये जो सिहाब ये सिहाब अल दिनुमरी, सिहाब अल दिनुमरी जो थे वो कहाँ के थे? वो साइरिया के थे। साइरिया मतलब डायमास्कस। तो सिहाब अल दिनुमरी कहाँ के थे? ही वॉज द रेजिडेंट ऑफ डायमास्कस, DYMASCUS, डायमास्कस, डायमास्कस। तो सिहाब अल दिनुमरी वाज द रेजिडेंट ऑफ डायमास्कस। डायमास्कस को आप बोलो साइरिया। ठीक है, डायमास्कस बोल लो या साइरिया बोल लो, साइरिया के अंदर ही डायमास्कस पड़ता है। तो सिहाब अल दिनुमरी वाज रेजिडेंट ऑफ डायमास्कस इन साइरिया। वो इंडिया कभी नहीं आए थे। उन्होंने सुन सुना के इंडिया के बारे में बुक लिखी थी जिसका नाम था मसलिका अबसरी ममालिका असर।
ये बुक लिखी थी उन्होंने, और इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बताई थी इस बुक में। तो सिहाब अल दीनुमरी कहाँ के रेजिडेंट थे? डायमस्कस, सीरिया के। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? उन्होंने बुक लिखी थी मसलिका अबसारी ममलिका असर। मसलिका अबसारी ममलिका असर, ये बुक लिखी थी। मसलिका अबसारी ममलिका असर, ये बुक लिखी थी, और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया था। फिर अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक जो हैं वो हिरात यानी अफगानिस्तान में हिरात एक जगह है, वहाँ पे पैदा हुए थे। ठीक है। ही वाज काजी एट द कोर्ट ऑफ शाहरुख। तो शाहरुख की कोर्ट में वो काजी थे। शाहरुख कौन थे? शाहरुख थे सन ऑफ तिमूरलंग। तिमूरलंग के संग थे, और सुल्तान ऑफ समरकंद। जो पर्सिया है, पर्सिया में एक जगह है समरकंद, वहाँ के वो सुल्तान थे। तो अब्दुल रजाक का जन्म हिरात अफगानिस्तान में हुआ। वो काजी थे एट द कोर्ट ऑफ शाहरुख। ठीक है। तो अब्दुल रजाक काजी थे एट द कोर्ट ऑफ शाहरुख। जन्म कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में, हिरात में। उसके बाद शाहरुख कौन थे? शाहरुख थे सुल्तान ऑफ समरकंद। पर्सिया में एक जगह है समरकंद, वहाँ पे समरकंद के सुल्तान थे शाहरुख। ठीक है। और शाहरुख के फादर का नाम था तिमुरलंग। तिमुरलंग, तो शाहरुख सन ऑफ तिमुरलंग थे, और सुल्तान ऑफ समरकंद थे पर्सिया में। फिर शाहरुख ने उन्हें कैलिकट में जैमुरिन कैलिकट में जैमुरिन भेजा एज एन एम्बेसडर। तो शाहरुख ने अब्दुल रजाक को एम्बेसडर बना के कहाँ भेजा? कैलिकट में भेजा। जैमुरिन जैमुरिन वहाँ पे एक रूलर था, तो जैमुरिन रूलर ऑफ कैलिकट के पास एम्बेसडर बना के भेजा अपना। और जो ये अब्दुल रजाक थे, ये विजयनगर भी गए, और विजयनगर जब गए थे तो देवरिया सेकंड का राज चल रहा था विजयनगर में। तो ठीक है। तो कैलिकट में और जो जैमुरिन है, तो जैमुरिन एक रूलर था, तो जैमुरिन ऑफ कैलिकट के पास एम्बेसडर बना के शाहरुख ने किसको भेजा था? अब्दुल रजाक को भेजा था। और अब्दुल रजाक विजयनगर में भी उन्होंने विजिट किया था। विजयनगर एम्पायर में उस समय देवरिया सेकंड का राज चल रहा था। ठीक है। बस यही एक है। तो एक बार देख लो, अब्दुल रजाक का जन्म कहाँ हुआ? अफगानिस्तान में। कहाँ पे? हीरात में। किसकी कोर्ट में काजी थे? शाहरुख की कोर्ट में। शाहरुख कौन था? सन ऑफ तिमुरलंग था। शाहरुख कहाँ का सुल्तान था? शाहरुख सुल्तान था समरकंद पर्सिया का। शाहरुख ने अब्दुल रजाक को अम्बेसडर बना के किसके पास भेजा था? जैमुरिन के पास में। जैमुरिन कहाँ का रूलर था? कैलिकट का। अब्दुल रजाक ने विजयनगर को जब विजिट किया तो कौन सा रूलर का राज चल रहा था? देवरिया सेकंड का। ठीक है। उसके बाद जो ये अब्दुल रजाक है, जब वो विजयनगर गए तो फिर ऑब्वियसली बात है, उन्होंने अपनी बुक में विजयनगर की सोशल लाइफ के बारे में लिखा। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था माल्ता उस सदन व मजमा उल बहरेन। ठीक है। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है। कौन सी बुक लिखी थी? तो अब्दुल रजाक ने बुक लिखी थी, देख लो बुक का नाम एक बार देख लो, ऑप्शन में आए तो टिक कर देना। अब्दुल रजाक ने बुक लिखी थी, विजयनगर की सोशल लाइफ के बारे में बताया, और फिर उसके अलावा उन्होंने बुक भी लिखी माल्ता उस सदन व मजामा उल बहरेन। ठीक है। ये बुक लिखी थी, इंडिया के बारे में बताया इसमें बुक में, माल्ता उस सदन व मजमा उल बहरेन। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है अब्दुल रजाक ने। तो बस माल्टा है, सदन है, मजमा है, बहरेन है। ठीक है। बुक है जिसमें माल्टा वर्ड भी आता है, सदन भी आता है, मजमा भी आता है, और बहरेन भी आता है। तो माल्टा उस सदन व मजमा उल बहरेन, ये वाली बुक किसने लिखी है? अब्दुल रजाक ने लिखी है। और उसने अब्दुल रजाक ने बताया कि जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वहाँ से ट्रेड कैसे होता था 14वीं और 15वीं सेंचुरी में, ये भी कुछ बातें बताई हैं। तो बस अब इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है अब्दुल रजाक के बारे में? तो अब्दुल रजाक के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है वो ये रखनी है कि
हेरात अफगानिस्तान में जन्म हुआ। शाहरुख की कोर्ट में काजी था। शाहरुख सुल्तान ऑफ समरकंद पर्सिया थे। शाहरुख के बाप का नाम तिमुरलंग था। शाहरुख ने जो अब्दुल रजाक था उसको एम्बेसडर बना के जैमुरिन के पास भेजा। जैमुरिन कैलिकट का रूलर था। और शाहरुख ने सॉरी इसने अब्दुल रजाक ने विजयनगर एम्पायर पे भी विजिट किया था जब देवरिया 2 का राज चल रहा था। उसके बाद उसने विजयनगर की सोशल कंडीशन के बारे में भी लिखा है। और उन्होंने अब्दुल रजाक ने बुक भी लिखी है, माल्टा उस सदन व मजमा उल बहरेन। उसके बाद उन्होंने इंडिया महासागर से कैसे ट्रेड होता था सी रूट के थ्रू 14 एंड 15 सेंचुरी में, ये भी सब बताइए। नाउ ये हमारे लिटरेरी सोर्सेज थे। तो हम पढ़ रहे थे कि हमें हिस्ट्री के बारे में एक तो लिटरेरी सोर्सेज से पता लगता है, लिटरेरी सोर्स का मतलब रिटन टेक्स्ट, और एक पता है आर्कियोलॉजिकल थिंग, यानी हमें जो चीज़ें मिली वहाँ से। तो लिटरेरी सोर्सेज अब खत्म हो गए, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख लेते हैं थोड़ा। अब आर्कियोलॉजिकल चीज़ें ढूंढना, ये सब एक्टिविटी जो स्टार्ट की थी इंडिया में वो करी थी यूरोपियन ने, ठीक है। सर विलियम जोन्स थे जिन्होंने सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को ढूंढा था। तो अगर पूछ लूँ मैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसने ढूंढा था? सर विलियम जोन्स ने। तो एक बहुत पुरानी इमारत थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको इसने ढूंढा था इंडिया में, सर विलियम जोन्स ने फाउंड किया था। हाँ ठीक है। मतलब ऑब्वियसली एक जगह थी बंगाल में एक जगह थी जिसको बाद में रिपेयर वगैरह करा के अच्छे से डेवलप किया गया था, और उसका नाम रखा गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। वो जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसको सब कुछ मरम्मत कराना, एक नई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाना उस जगह को, ये सब किसने किया है? सर विलियम जोन्स ने। तो अगर पूछ लें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई थी, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। फिर वहाँ से बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, लेकिन हम उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ नहीं पाए हैं। तो बाद में फिर उस इंस्क्रिप्शन को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ा है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया है। अशोका की इंस्क्रिप्शन उसको डेसिफर किया है। ख्रोस्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया है। तो जेम्स प्रिंसेप ने बहुत सारी चीज़ें डेसिफर की हैं, और जो रिटन टेक्स्ट मिले हैं उनको भी पढ़ा है उन्होंने। तो जो ब्राह्मणी में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उसको पढ़ा उन्होंने। अशोका की इंस्क्रिप्शन पे कुछ लिखी हुई हैं चीज़ें, जो स्क्रिप्ट लिखी है उसको पढ़ा। ख्रोस्टी स्क्रिप्ट है उसमें कुछ चीज़ लिखी हुई है तो उसको पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। तो बस अभी तक क्या याद रखना है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, कि आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी किसने शुरू करी थी इंडिया में सबसे पहली बार? यूरोपियन ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के किसने फाउंड आउट किया है? सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने कौन कौन सी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया है? ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया है। अशोका इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया है। ख्रोस्टीज स्क्रिप्ट को डेसिफर किया है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉर्ज टोर्नोर। जॉर्ज टोर्नोर जो हैं वो श्रीलंका सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे, ठीक है। तो श्रीलंका सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे जॉर्ज टर्नोर, ठीक है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो पियादसी या प्रियादशी नाम लिखा हुआ है कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, वो अशोक जो मौर्यन किंग अशोका है उन्हीं का नाम है। तो जॉर्ज टोर्नोर ने बताया कि भाई जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं कई सारे, उसमें जो प्रियादासी या प्रियदर्शी नाम लिखा हुआ है वो मौर्यन किंग अशोका का ही नाम है। ये जॉर्ज टोर्नोर ने आइडेंटिफाई किया। नाउ नेक्स्ट है सर अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। जो सर अलेक्जेंडर क्यूनिंगम है वो ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर थे, ठीक है। उस उनको सर अलेक्जेंडर क्यूनिंगम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली बनाया गया, ठीक है। तो उस समय थे गवर्नर जनरल वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने सर अलेक्जेंडर क्यूनिंगम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर कौन थे? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे सर अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। उस समय जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। सर अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है आर्कियोलॉजी की फील्ड में, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो अगर पूछ लें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, ठीक है।
उसके बाद जब अलेक्जेंडर क्यूनिंगम जब रिटायर हुए तो फिर नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे बनाया गया जेम्स बर्गेस को, JAMES बर्गेस। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे थे अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, सेकंड थे जेम्स बर्गेस। ठीक है। उसके बाद जो शुरू में देखो अलेक्जेंडर क्यूनिंगम के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे वॉइसरॉय। फिर लॉर्ड कैनिंग के बाद जो वॉइसरॉय आए थे वो थे लॉर्ड कर्जन। फिर लॉर्ड जब कर्जन आए तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो, अ, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाओ आर्कियोलॉजिकल का। और उन्होंने बनाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक पोस्ट निकाली डायरेक्टर जनरल की। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक पोस्ट निकाली गई। पहले जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेड होता था उसको हम आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बोलते थे। बाद में लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए में जो सबसे टॉप की पोस्ट है वो निकाली डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो फिर लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो जो सर जॉन मार्शल थे उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन बना था? सर क्यूनिंगम, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। और फिर उनके बाद बने जेम्स बर्गस। और फिर लॉर्ड कर्जन आ गए, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर की जगह पोस्ट रखी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और फिर उनके बाद जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, वो बने थे सर जॉन मार्शल। ठीक है। फिर सर जॉन मार्शल, अब देखो सर जॉन मार्शल की टीम थी जिन्होंने बहुत सारी इंडस सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट साइट को ढूंढा था। तो देखो जॉन मार्शल की टीम में कौन कौन थे? सर जॉन मार्शल की टीम में दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया था। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा को फाउंड किया था। तो पूछ लें हड़प्पा को किसने ढूंढा? तो दयाराम साहनी ने। फिर मोहनजोदारो को ढूंढा रखल दास बनर्जी ने, RD बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो को ढूंढने वाले कौन, डिस्कवर करने वाले कौन थे? RD बनर्जी, रखल दास बनर्जी। तो हड़प्पा को ढूंढने वाले दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो को ढूंढने वाले रखल दास बनर्जी। फिर चन्नूदारो को ढूंढा अर्नेस्ट मैके ने, ERNEST, अर्नेस्ट मैके, MACKAY, मैके, अर्नेस्ट मैके ने चन्नूदारो को ढूंढा। फिर ओरेल स्टीन ने ढूंढा सुक्ता गैंडोर को। तो सुक्ता गैंडोर को ढूंढने वाले कौन थे? ओरल, AUREL, ओरल, AUREL, ओरल स्टीन, STEIN, स्टीन, ओरल स्टीन। ठीक है। तो देख लो सर जॉन मार्शल की टीम में जो थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी साइट ढूंढी है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा डिस्कवर किया। राखल दास बनर्जी यानी RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को ढूंढा। अर्नेस्ट मैके ने चन्नूदारो को, और AUREL, ओरल स्टीन, STEIN, ओरल स्टीन ने ढूंढा सुक्ता गैंडोर को। ठीक है। और फिर बताया कि ये सब जो साइटें हैं ये सब सारी साइट को मिला के हम बोल रहे हैं इंडस सिविलाइजेशन। और फिर फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई थी कि इंडस सिविलाइजेशन डिस्कवर कर ली गई है। तो फॉर्मल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कब हुआ था? 1924 में। तो अगर पूछ लें कि फॉर्मल अनाउंसमेंट कब हुआ था इंडस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी का, वो था 1924 में सर जॉन मार्शल के द्वारा। फिर जैसे ही इंडस सिविलाइजेशन के बारे में लोगों को पता लगा तो इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और इंडिया का नाम ग्लोबल मैप पे आ गया। क्योंकि यहाँ पे ये जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एंटीक सिविलाइजेशन थी, मतलब एक यूनिक सिविलाइजेशन थी। जस्ट लाइक ईरान, 3 अदर एंटीक सिविलाइजेशन। तो वर्ल्ड की जो 3 अदर एंटीक सिविलाइजेशन थी, यूनिक सिविलाइजेशन थी, वैसी ही ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, एंटीक यानी यूनिक। इसलिए इंडिया का नाम ग्लोबल मैप पे आने लग गया। अब आपको ये बता देता हूँ कि जैसे ही इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन को ढूंढा गया, सर जॉन मार्शल ने जब अनाउंसमेंट की 1924 में इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की, तो टर्निंग पॉइंट था ये इंडियन हिस्ट्री में। इंडिया का नाम ग्लोबल मैप पे आ गया क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन यूनिक सिविलाइजेशन थी, एंटीक सिविलाइजेशन थी। और ये एंटीक सिविलाइजेशन थी लाइक 3 अदर वर्ल्ड एंटीक सिविलाइजेशन। अब वर्ल्ड की 3 अदर
एंटिक सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? तो वो थी, एक तो ईरान की सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, एक है इजिप्ट सिविलाइजेशन और एक है चाइनीज सिविलाइजेशन। तो इजिप्ट, चाइनीज एंड ईरान की सिविलाइजेशन जैसे एंटिक सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की, उसमें अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी नाम जुड़ने लग गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक एंटिक सिविलाइजेशन बन गई और इसलिए इंडिया का नाम ग्लोबल मैप पे आने लगा। तो अगर पूछ लें फोर एंटीक सिविलाइजेशन कौन कौन सी वर्ल्ड की, तो एक तो है इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक है चाइनीज सिविलाइजेशन, एक है इजिप्ट सिविलाइजेशन और एक है ईरान की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो बता देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, और इजिप्ट इजिप्ट सिविलाइजेशन और ईरान ईरान सिविलाइजेशन को आप बोलते हो मैसोपोटानियन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट एंटीक सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ये लेक्चर नंबर 10 था। अब लूसेंट जी के हिस्ट्री सीरीज का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।